नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, हाँ। चुभती है और आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी 1983 में थी। जी हाँ, बात हो रही है कुंदन शाह की कालजयी कृति जाने भी दो यारों की। बिल्कुल, एक लैंडमार्क फिल्म। हमारे सामने इस फिल्म पर एक काफी गहरा विश्लेषण करने वाला लेख है। ये लेख फिल्म की कहानी, उसके किरदारों के प्रतीकवाद मतलब सिंबलिज्म और 80 के दशक के सामाजिक राजनैतिक जी। और आज यानी 2025 में इसकी प्रासंगिकता को खंगालता है। सही। तो आज की इस चर्चा का मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे इस फिल्म के व्यंग्य की परतों को खोलने की, उस दौर के भारत को समझने की जहां ये फिल्म बनी, और ये जानने की कि भाई 4 दशक बाद भी ये फिल्म क्यों इतनी अहम बनी हुई है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, जाने भी तो यारों को सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म कह देना, वो इसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। सही कहा। ये भारतीय समाज, हमारी व्यवस्था, हमारी नैतिकता पर एक ऐसा तीखा, कभी कभी तो बेचैन कर देने वाला कटाक्ष है जिसकी गूंज आप देखिए आज भी सुनाई देती है। हाँ, ये वो आईना है जिसमें शायद हम आज भी अपना अक्स देख सकते हैं ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो शायद इस फिल्म से उतने वाकिफ ना हो, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। हाँ, जरूरी है। 1983 में आई कुंदन शाह निर्देशित ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी या कहिए डार्क सटायर है। मतलब हंसी मजाक के जरिए समाज या व्यवस्था की गंभीर, अक्सर कड़वी सच्चाइयों पर चोट करना। बिल्कुल, सटायर अपने बेस्ट फॉर्म में। और कलाकारों की तो क्या ही बात करें। नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक, भक्ति बर्वे, मतलब एक से बढ़कर एक मंजे हुए कलाकार। जी हाँ, कास्टिंग तो कमाल की थी। हर किसी ने अपने किरदार में जान डाल दी। सही में। कहानी बहुत सीधी सादी शुरू होती है देखा जाए तो। मुंबई में 2 स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर हैं, विनोद चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह, हाँ, और सुधीर मिश्रा, रवि बासवानी अपना छोटा सा स्टूडियो चलाते हैं, बोनस फोटोग्राफर्स। नाम भी क्या खूब है। हाँ, काम की तलाश में हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जैसा अक्सर होता है, ईमानदारी और सफलता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखता। हाँ, और फिर उनकी जिंदगी में भूचाल आता है जब वो एक मैगजीन के लिए काम करते हुए अनजाने में एक मर्डर की तस्वीरें खींच लेते हैं। हाँ, और ये कोई आम मर्डर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तार जुड़े हैं शहर के बड़े बिल्डर तरनेजा से, पंकज कपूर, और वो भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर डिमेलो, सतीश शाह। जी हाँ, और शहर के पूरे पावर स्ट्रक्चर से। यहीं से फिल्म का असली व्यंग्य शुरू होता है ना। बिल्कुल। विनोद और सुधीर, 2 आम आदमी, वो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई उनके पास सबूत है, तस्वीरें हैं, तो न्याय मिलेगा। हाँ, एक उम्मीद होती है। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। वे जिस सिस्टम से लड़ने निकले हैं, वही सिस्टम उन्हें अपने जाल में फंसाता चला जाता है। और अंत तो जैसे उफ, कलेजे पे हथौड़ा मारता है। कोई हीरोइक जीत नहीं, कोई सब ठीक हो गया वाला मामला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हीरो जो सच के साथ खड़े थे वो सलाखों के पीछे हैं। हाँ। और जो भ्रष्ट थे, ताकतवर थे, बिल्डर तरनेजा, उसका साथी आहूजा, ओमपुरी, वे आजाद है शायद और मजबूत होकर। और यही तो इसका सबसे शक्तिशाली बयान है। ये अंत अपने आप में कमेंट्री है। ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्था अक्सर ईमानदारी को कुचल देती है और सच बोलने वालों को सजा मिलती है। ये जीत का नहीं बल्कि सिस्टम के सामने आम आदमी की हार का चित्रण है जो इसे इतना असरदार बनाता है। बिल्कुल। अब किरदारों पर आते हैं, क्योंकि इस फिल्म की आत्मा इसके किरदार हैं। विनोद चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह का निभाया किरदार, वो एक आदर्शवादी है। हाँ, आइडियलिस्ट। उसे लगता है कि अगर सच सामने आ जाए तो सब बदल जाएगा। वो सिस्टम से टकराने की हिम्मत करता है। हाँ, और विश्लेषण यही बताता है कि विनोद उस दौर के पढ़े लिखे आदर्शवादी युवा का प्रतीक है, जिसके मन में ईमानदारी और न्याय के बड़े ऊंचे ख्याल हैं। लेकिन जब उसका सामना असलियत से होता है, भ्रष्ट व्यवस्था की दीवार से होता है, तो उसके आदर्श वो टूट जाते हैं। उसे एहसास होता है कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक नारा है। हाँ। हकीकत में तो ताकत और पैसे का बोलबाला है। उसका अंत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की निरर्थकता, मतलब फ्यूटिलिटी को दिखाता है। दूसरी तरफ है उसका दोस्त सुधीर मिश्रा, जिसे रवि बासवानी ने यादगार बना दिया। सुधीर ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना? हाँ, थोड़ा ज्यादा जमीनी।
वो लगातार मजाक करता है, चीजों को हल्का करने की कोशिश करता है, विनोद के आदर्शवाद पर भी चुटकी लेता है। बिल्कुल। लेकिन क्या उसका हास्य सिर्फ हास्य है या उसके पीछे कुछ और है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। लेखक इस पर गहराई से सोचता है। सुधीर का हास्य असल में उसकी ढाल है, कड़वी सच्चाई से बचने का, उसे झेलने का एक तरीका। अच्छा। वो उस आम नागरिक की तरह है जो सिर्फ कुछ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसमें सीधे टकराने की हिम्मत या शायद क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है। वो परिस्थितियों के साथ बहना सीख गया है, समझौता करना सीख गया है। उसका किरदार दिखाता है कि कैसे आम आदमी धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है या कम से कम उसके खिलाफ लड़ना छोड़ देता है। और फिर है फिल्म के विलन, जो असल में हमारे समाज की बुराइयों के प्रतीक हैं। बिल्डर तरनीजा। पंकज कपूर ने क्या कमाल का अभिनय किया है। जबरदस्त। वो उस बेलगाम पूंजीवादी लालच का चेहरा है जिसके लिए मुनाफे के सामने इंसान, नैतिकता, कानून कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, पैसा ही सब कुछ है। वो पुल बनाने के ठेके में भ्रष्टाचार करता है, सच सामने लाने वालों को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। लेखक तरनीजा को उस विकास के मॉडल पर कटाक्ष के रूप में देखता है जहां सब कुछ जायज है। हाँ, जहां नदियों और जमीनों को नोचकर इमारतें खड़ी की जाती हैं और इस प्रक्रिया में होने वाले विनाश को कोलैटरल डैमेज मान लिया जाता है। उसका किरदार आज के कॉरपोरेट जगत के कई चेहरों की याद दिला सकता है। और उसका साथी आहूजा, ओम पुरी का वो किरदार भला कौन भूल सकता है। नशे में धुत बेईमान ठेकेदार। हाँ, उसका वो डायलॉग, गटर पे ढक्कन लगेगा, सॉरी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, कितना मशहूर हुआ। अरे आज तक। आहूजा सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। विश्लेषण कहता है कि वो उस मध्यवर्गीय मिलीभगत का प्रतीक है जो छोटे मोटे फायदों के लिए बड़ी बेईमानियों में शामिल हो जाता है। वो उस मानसिकता को दिखाता है जहां भ्रष्टाचार और अनैतिकता इतनी आम हो चुकी हैं कि वो नॉर्मल लगती हैं। उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक तरह का दम्भ है। और फिर है कमिश्नर डी मेलो, सतीश शाह का किरदार। वो भ्रष्ट नौकरशाही का चेहरा है। उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन विडंबना देखिए, उसकी लाश ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। और उस लाश के साथ जो कुछ होता है, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे अनोखे और साहसी दृश्यों में से है। वाकई। लाश को व्हीलचेयर पर घुमाना, बुर्का पहनाना, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये एक बेहद डार्क ह्यूमर है जो दिखाता है कि सिस्टम कितना सड़ चुका है, कितना बेजान हो चुका है। सही कहा। डिमेलो की लाश एक तरह से उस मरे हुए सिस्टम का प्रतीक बन जाती है जो फिर भी घूम रहा है, चल रहा है और लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। ये नैतिकता की मौत का उत्सव जैसा लगता है। इसमें हमें पत्रकार शोभा सिंह के किरदार को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसे भक्ति बर्वे ने निभाया। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में वो भी एक आदर्शवादी पत्रकार लगती है जो विनोद और सुधीर की मदद करके स्टोरी ब्रेक करना चाहती है। हाँ। उसे स्कूप चाहिए, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं और वो देखती है कि खेल कितना बड़ा और गंदा है, उसके अपने एडिटर, हाँ, सतीश कौशिक का किरदार, हाँ अशोक, जो तरनेजा का असिस्टेंट भी है, उसका दबाव आता है तो वो भी पीछे हट जाती है। एक विश्लेषण के अनुसार शोभा का किरदार उस दौर की मीडिया की मजबूरियों और समझौतों को दिखाता है। कैसे सच छापने की इच्छा अक्सर ताकतवर लोगों के दबाव या व्यावसायिक हितों के आगे दम तोड़ देती है। ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। और सतीश कौशिक का किरदार अशोक, तरनेजा का चमचा जी, वो उन लोगों का प्रतीक है जो ताकतवर के साथ चिपक कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, बिना ये सोचे कि वो सही कर रहे हैं या गलत। बिल्कुल। तो ये किरदार सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, बल्कि 80 के दशक के समाज और व्यवस्था के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं, एक तरह से आर्कीटाइप्स हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा उस दौर पर नजर डालते हैं जिसमें ये फिल्म बनी, 1980 का दशक। ये समझना जरूरी है कि ये फिल्म हवा में नहीं बनी थी। सही कहा आपने। ये फिल्म इमरजेंसी के कुछ साल बाद आई थी। देश में एक तरह का क्या कहते हैं, मोहभंग का माहौल था, डिसइल्यूजनमेंट। हाँ। लेख बताता है कि वो दौर था जब राजनीति, बिजनेस और नौकरशाही का एक गठजोड़, एक नेक्सस, तेजी से मजबूत हो रहा था। बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन बूम था और उसके साथ ही भ्रष्टाचार भी। पुल गिरने की घटनाएं, बिल्डरों की मनमानी, ये सब खबरों में रहता था। कुंदन शाह ने उसी माहौल को पकड़ा। फिल्म दिखाती है कि कैसे ईमानदारी को बेवकूफी माना जाने लगा था। सही। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते तो आप बाहर फेंक दिए जाते हैं। सच बोलने की सजा मिलती है और झूठ बोलने वाले तरक्की करते हैं। न्याय एक मजाक बनकर रह गया है। फिल्म के कई दृश्य उस दौर की हकीकत पर तीखा व्यंग्य हैं,
जैसे दो बिल्डरों तनेजा और आहूजा के बीच टेंडर के लिए कंपटीशन। हाँ, वो सीन। ये उस कट थ्रोट कंपटीशन और अनैतिक तरीकों को दिखाता है जो बिजनेस वर्ल्ड में घुस चुके थे। डी मिलो की लाश को छुपाने की कोशिशें दिखाती हैं कि सिस्टम में सबूत मिटाना कितना आसान है। और वो क्लाइमैक्स सीन, ओह, महाभारत का मंचन चल रहा है, कमाल का सीन। और उसी मंच पर असल जिंदगी का महाभारत छिड़ जाता है। पांडव, कौरव, द्रौपदी के चीरहरण के बीच विनोद और सुधीर सबूतों डी मेलो की लाश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और भ्रष्ट ताकतें उन्हें रोकने में लगी हैं। ये शायद भारतीय सिनेमा का सबसे साहसिक और प्रतीकात्मक क्लाइमैक्स है। कोई शक नहीं। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में धर्म और नैतिकता का दिखावा तो बहुत है, लेकिन असलियत में अधर्म और अन्याय का बोलबाला है। महाभारत के पवित्र मंच पर ली सबसे अपवित्र खेल खेला जा रहा है। ये पाखंड पर जबरदस्त चोट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि लेख में भी जिक्र है, कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। हाँ, ये अजीब बात लगती है आज। लोगों ने इसे शायद तुरंत नहीं समझा या समझना नहीं चाहा। हाँ, शायद उस समय का आम दर्शक इस तरह की डार्क, थोड़ी इंटेलेक्चुअल कॉमेडी के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में या तो एक्शन फिल्में चलती थीं या फिर रोमांटिक म्यूजिकल्स। ये फिल्म इन सब से अलग थी। इसका ह्यूमर सतही नहीं था, उसकी कई परतें थीं, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी कद्र बढ़ी। वक्त के साथ ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। हाँ, कल्ट फेवरेट। फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई, फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। आलोचकों और सिने प्रेमियों ने इसे भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में शुमार किया। और इसके डायलॉग्स, वो तो आज भी लोगों की जुबान पर है। अरे बिल्कुल, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम तो वही फोटो खींचने आए थे, कहानी बन गई। और वो ठंडा मतलब? हाँ, ये डायलॉग्स आज मीम्स और रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। ये दिखाता है कि फिल्म ने लोगों के जहन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी। और इसका प्रभाव सिर्फ दर्शकों तक ही सीमित नहीं रहा। लेख बताता है कि इसने बाद के कई महत्वपूर्ण फिल्मकारों को प्रेरित किया। जी हाँ, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी जैसे निर्देशक कहीं न कहीं JBDY की विरासत को आगे बढ़ाते दिखते हैं। हाँ, चाहे वो व्यंग का अंदाज हो या सामाजिक मुद्दों को उठाने का तरीका, एक इंस्पिरेशन रही है ये फिल्म। तो ये तो हुई फिल्म की कहानी, किरदार, संदर्भ और विरासत की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और जिस पर लेख भी जोर देता है। क्या आज के भारत में 2025 में जाने भी दो यारों जैसी फिल्म बन सकती है? ये बड़ा सवाल है। और अगर बन भी जाए तो क्या दर्शक या सिस्टम उसे उसी रूप में स्वीकार करेगा? ये वाकई एक बड़ा और मुश्किल सवाल है। देखिए, 40 साल में भारत बहुत बदल गया है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, समाज बदल गया है, राजनीति का अंदाज बदल गया है। हाँ, लेकिन क्या वो मुद्दे बदल गए हैं जिन पर यह फिल्म बनी थी? यही तो सवाल है। विश्लेषण तो ये कहता है कि मुद्दे कमोबेश वही हैं। भ्रष्टाचार आज भी है, शायद उसका रूप और ज्यादा जटिल हो गया हो, शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, कॉरपोरेट और राजनीति का गठजोड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। मीडिया का एक हिस्सा आज भी दबाव में या लालच में सच को तोड़ता मरोड़ता दिखता है। आम आदमी आज भी सिस्टम के आगे खुद को कई बार लाचार महसूस करता है। तो इस लिहाज से फिल्म आज भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। लेकिन प्रासंगिकता एक बात है और वैसी फिल्म बना पाने की हिम्मत और आजादी दूसरी बात। क्यों? बिल्कुल। क्या आज कोई निर्देशक इतनी बेबाकी से, बिना किसी लाग लपेट के, सीधे सीधे सत्ता, कॉरपोरेट, मीडिया और समाज के पाखंड पर ऐसा तीखा व्यंग्य कर सकता है? यहाँ लेख थोड़ी चिंता जाहिर करता है। आज का माहौल शायद 1983 से ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा पोलराइज्ड है। हाँ, ये तो है। सेंसरशिप की तलवार लटकती रहती है। सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर संगठित रूप से ट्रोलिंग और विरोध शुरू हो जाता है। राजनीतिक दबाव पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो सकता है। सही। ऐसे में क्या कोई फाइनेंसर ऐसी खतरनाक फिल्म पर पैसा लगाएगा? क्या कोई निर्देशक ऐसा जोखिम उठाएगा? ये सोचने वाली बात है। उस समय NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी संस्था थी जिसने ऐसी फिल्म को सपोर्ट किया था। हाँ, वो एक अलग दौर था। क्या आज वैसी संस्थागत हिम्मत मौजूद है? मुश्किल लगता है। हालांकि लेख एक और पहलू भी सामने रखता है। आज हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, ये एक नई उम्मीद है। डिजिटल स्पेस ने कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ी ज्यादा आजादी दी है, ऐसा माना जाता है। वहां अलग अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं और व्यंग्य और सटायर का भी एक दर्शक वर्ग तैयार हुआ है।
तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आज JBDY जैसी कोई फिल्म बनती है तो वो शायद सिनेमा हॉल के बजाय OTT पर आए और सफल हो? इसकी संभावना जरूर है। लेख का मानना है कि आज का दर्शक शायद ज्यादा परिपक्व है और वो सच्चाई देखना चाहता है, भले ही वो व्यंग के कड़वे घूंट के साथ आए। OTT का दर्शक शायद ऐसी बोल्ड कहानियों को स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार हो। कई वेब सीरीज और स्टैंड अप कॉमेडी शोज ने मुश्किल विषयों पर बात करने की हिम्मत दिखाई भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत और प्रासंगिकता तो है, लेकिन रास्ता शायद बदल गया है। हाँ, माध्यम बदल सकता है। लेकिन उस निर्भीकता की जरूरत आज भी उतनी ही है। पर सवाल ये है कि क्या कुंदन शाह जैसी निर्भीकता आज के फिल्मकारों में है? ये $1 मिलियन सवाल है। लेख कुछ समकालीन निर्देशकों का जिक्र करता है जिनमें संवेदनशीलता है, लेकिन क्या वो वैसा मल्टी लेयर्ड अटैक करने का जोखिम उठाएंगे जैसा JBDY ने किया था? ये एक खुला सवाल है। बिल्कुल। 1983 में कुंदन शाह और उनकी टीम ने जो किया वो एक असाधारण काम था। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम पर नहीं बल्कि कई स्तंभों, राजनीति, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, यहाँ तक कि आम आदमी की चुप्पी और समझौते पर भी एक साथ निशाना साधा था। ऐसा करना आज शायद और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर जाने भी दो यारो सिर्फ गुजरे जमाने की एक कल्ट फिल्म नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है, एक टाइम कैप्सूल है जो हमें 1983 के भारत की झलक दिखाता है। हाँ। लेकिन साथ ही आज के भारत के लिए एक आईना भी बन जाता है। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाती है कि जब हालात मुश्किल हों, जब सच बोलना खतरनाक हो जाए, जब नैतिक पतन चारों तरफ नजर आए, तो हंसी और व्यंग या शायद सबसे ताकतवर हथियार बन जाते हैं। वो सच को इस तरह कह जाते हैं कि सीधी बात शायद न कह पाएं। ये फिल्म दिखाती है कि मुद्दे बदलते नहीं, बस चेहरे और तरीके बदल जाते हैं। और शायद यही विचार हमें सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है कि 40 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी क्या हम बुनियादी तौर पर उसी सड़ी गली व्यवस्था, उसी उदासीन समाज में जी रहे हैं जिस पर यह फिल्म हंसी थी या शायद रोई थी? सवाल हैं जो जाने भी दो यारों हमें सौंप जाती है। हाँ। और इन सवालों पर सोचना आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सुनने वाले इस पर जरूर गौर कर सकते हैं। बिल्कुल।